एक ऐसा शिप जो दुनिया का सबसे बड़ा सपना था, पर सिर्फ 5 दिन में ही एक कब्रिस्तान बन गया। लेकिन टाइटैनिक सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक वार्निंग थी, एक मिस्टेक का मॉन्यूमेंट था जिसमें इंसान के ओवर कॉन्फिडेंस, इंजीनियरिंग फ्लॉज और सिस्टम फेलियर्स सब एक साथ डूब गए। आज हम टाइटैनिक के पीछे छुपी वो सारी साइंटिफिक और स्ट्रैटेजिक गलतियां समझेंगे जिनसे ये दुनिया का सबसे महान शिप 5 दिन भी नहीं टिक सका। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को यहीं पर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइटैनिक कौन बना रहा था और क्यों। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी एक ब्रिटिश शिपिंग कंपनी थी जो अटलांटिक ओशन के अक्रॉस लोगों को ट्रैवल करवाती थी। अर्ली 1900s में उनका एक बहुत बड़ा मार्केट कॉम्पिटिटर क्यूनर्ड लाइन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट शिप्स बना रहा था। फॉर एग्जांपल लिसिटेनिया एंड मॉरिटेनिया लॉन्च करने के बाद असल में व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील हो रहा था, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था कि लोगों की आंखों में वो ज़्यादा फेमस हों और ज़्यादा अच्छे हों। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने डिसाइड किया कि अगर हम स्पीड में नहीं जीत सकते तो हम साइज और लग्जरी शिप्स बनाने में ज़रूर जीतेंगे। उन्होंने प्लान किया एक ओलंपिक क्लास फ्लीट का, ओलंपिक, ब्रिटानिक एंड टाइटैनिक। इनमें से टाइटैनिक सबसे बड़ा और लग्जरियस शिप होने वाला था। 1909 में बेलफास्ट आयरलैंड में टाइटैनिक का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और ये लगभग 3 साल तक चला। टाइटैनिक था 882 फीट लंबा और वी कैन से 269 मीटर्स लंबा और 46,000 टन्स हैवी। उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मूविंग मैन मेड ऑब्जेक्ट। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जिसकी वजह से लोग इसे बहुत पसंद करने लगे। इसके अंदर जिम, बार्बर शॉप्स से लेकर बहुत सारे नॉर्मल चीज़ें थीं और इसका साइज़ लगभग 3 फुटबॉल फील्ड्स जितना बड़ा था। उसमें 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे जो थियोरेटिकली उसे अनसिंकेबल बनाते थे, बट रियलिटी कुछ और ही थी। वाटर टाइट कंपार्टमेंट का डिज़ाइन कुछ ऐसा था कि पानी एक कंपार्टमेंट्स में अगर घुस भी गया तो दूसरे कंपार्टमेंट में वो नहीं जा सकता, क्योंकि कंपार्टमेंट टॉप तक सील्ड नहीं थे। ये एक बहुत बड़ा फैटल फ्लॉ था। टाइटैनिक का स्ट्रक्चर मेनली राइवेटेड आयरन प्लेट से बना था, जिसमें बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी आयरन का यूज़ किया गया एंड कुछ जगह पे जो कि एक्सट्रीम स्ट्रेस पे टूट गए जब आइसबर्ग से टकराव हुआ। चलो हम तो इसे एक स्टोरी के तौर में समझ रहे हैं, तो चले भूल जाते हैं कि हमें पता भी है इसका कुछ ऐसा डिज़ास्टर हुआ भी था। सबसे डेंजरस चीज़ थी इंसान का ओवर कॉन्फिडेंस। टाइटैनिक के लॉन्च से जस्ट पहले फिलिप A.S. फ्रैंकलिन, जो यूएस में व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला, "There is no cause for any excitement. Titanic is unsinkable and nothing but inconvenience will be suffered by the passengers." ये स्टेटमेंट उन्होंने उस वक्त दिया जिसके कुछ समय में ही टाइटैनिक सिंक होने वाला था। लोग भी इस मिथ पर इतना विश्वास करते थे और साथ ही में कंपनी भी इस पे इतना ज़्यादा विश्वास करने लगी कि लाइफ बोट्स की इम्पोर्टेंस को बहुत अंडरएस्टिमेट किया गया। जबकि भले ही लाइफ बोट के हिसाब से तो यहाँ पर लिटरली 64 लाइफ बोट्स को रखा जा सकता था, पर रखा कितनी को गया? सिर्फ और सिर्फ 20। जी हाँ, और ये 24 लाइफ बोट्स भी सिर्फ और सिर्फ प्रेशर में आके रखा गया, क्योंकि अपर अथॉरिटीज़ का एक रूल था कि किसी भी शिप के अंदर कम से कम इतनी लाइफ बोट्स रखनी चाहिए ताकि अगर कोई डिज़ास्टर हो तो फिर इसे रोका जा सके। पर क्योंकि टाइटैनिक बहुत बड़ा था, इसमें लोग भी बहुत ज़्यादा आने वाले थे। 2224 लोग थे, लेकिन लाइफ बोट सिर्फ 1178 लोगों के लिए ही थी। क्यों? व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का यही कहना था, क्योंकि शिप तो अनसिंकेबल है, यानी ये कभी डूबने नहीं वाली, तो लाइफ बोट्स तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे रखी जाएंगी। और इन सभी जो 20 लाइफ बोट थी, इनमें से भी कई लाइफ बोट्स ऐसी थी जो हाफ एम्प्टी ही लॉन्च हुए।
लाइफ बोट नंबर 1 जिसमें 40 लोग बैठ सकते थे, उसमें सिर्फ 12 लोग बैठे। वार्निंग्स इग्नोर्ड। 14 अप्रैल 1912 रात में आइसबर्ग के वार्निंग्स पे वार्निंग्स मिल ही जा रहे थे। टाइटैनिक को 6 वायरलेस आइसबर्ग वार्निंग्स मिले, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर बिजी था पैसेंजर्स को मैसेजेस भेजने में और कई वार्निंग्स इग्नोर कर दिए गए। यानी कि अटलांटिक ओशन जैसा ठंडा ओशन जहाँ पर बहुत सारे आइसबर्ग्स थे एंड इतना ज़्यादा मुश्किल था वहाँ पर चला पाना, वहाँ पर एक तो सारी वार्निंग्स को इग्नोर किया गया प्लस स्पीड बिल्कुल कम नहीं की गई। एंड उसका भी एक रीज़न था, उनके जो कैप्टन थे यानी कि कैप्टन स्मिथ, जो कि सबसे ज़्यादा सीनियर कैप्टन्स में से एक थे, उनकी एज 62 ईयर्स थी। और एक और कमाल की बात है कि लोगों का मानना है कि ये उनके रिटायरमेंट से पहले लास्ट एक शिप चलाने का काम था। जी हाँ, अगर ये बच जाती तो वो भी आराम से रिटायर हो सकते थे। और उन्होंने भी पूरी फास्ट स्पीड में चलाया। रीज़न क्योंकि ऊपर से ब्रूस स्मिथ जो कि उस वक्त के चेयरमैन थे व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने, उन्होंने फोर्स किया था कि इससे पूरी स्पीड पे चलाना, क्योंकि उन्हें अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ में कॉम्पीट करके बताना है कि हमारी शिप भी कितनी जल्दी स्पीड में जा सकती है और उन्हें अपना नाम हेडलाइंस में दर्ज करवाना था कि ये है टाइटैनिक, ये है RMS टाइटैनिक, द फास्टेस्ट शिप एवर। और इसलिए फुल स्पीड पे चलाने का ऑर्डर दिया गया था। एक मैसेज आया जो कि बता रहा था उसी सेम आइसबर्ग के बारे में जो कि आ रहा था सामने ही, जिसमें टाइटैनिक टकराने वाला था। और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। क्यों था वो हम सभी को आज पता है, पर इसका रिप्लाई क्या दिया गया? शट अप, आई एम बिजी। बाइनोकुलर्स भी नहीं थे लुकआउट्स के पास। आपको जान के शौक लगेगा कि टाइटैनिक के लुकआउट क्रू के पास बाइनोकुलर्स तक नहीं थे। लुकआउट क्रू यानी कि एक्चुअली एक शिप के ऊपर एक थोड़ा सा रेस प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पर 1 या 2 लोग बैठकर दूर तक देखते हैं कि आखिर कोई आइसबर्ग या फिर कोई भी ऐसी रुकावट शिप के रास्ते में तो नहीं आ रही है जिसकी वजह से शिप को कोई खतरा हो। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा टॉप पर शिप के बैठना पड़ता है, वो भी इतनी रात को जब यहाँ पर चांद की मूनलाइट भी नहीं थी। वहाँ पर इन्हें बहुत मुश्किल से देखने पड़ रहे थे आइसबर्ग्स। और ये तो मुश्किल होता ही है, पर साथ में इनके पास बाइनोकुलर्स भी नहीं थे। बाइनोकुलर्स के बिना आइसबर्ग को देखने में बहुत देर हो गई। और ये जो टाइम पीरियड मिला आइसबर्ग को देखना और फिर कैप्टन को इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताना, इसका रिएक्शन टाइम सिर्फ और सिर्फ 37 सेकंड्स मिला। रात के 11:40 1912 साल और 14 अप्रैल टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। आइसबर्ग ने टाइटैनिक के हल के नीचे काफ़ी कंपार्टमेंट्स फोड़ दिए और माना गया था कि 5 कंपार्टमेंट्स वाटरप्रूफ थे, तो आइसबर्ग ने 6 कंपार्टमेंट्स फोड़ दिए। टाइटैनिक एक साइड से झुकने लगा और पूरे शिप पर पैनिक फैल गया। लाइफ बोट्स रैंडम तरीके से लॉन्च होने लगे और कुछ क्रू और मेल पैसेंजर्स ने प्रायोरिटी ब्रेक करके ज़बरदस्ती लाइफ बोट्स में घुसने की कोशिश की और 2 घंटे 40 मिनट में टाइटैनिक पूरी तरह समुंदर में समा गया। 1,500 से ज़्यादा लोग मारे गए और मोस्टली 3rd क्लास पैसेंजर्स। जी हाँ, क्योंकि उनको ऊपर आने का रास्ता ही नहीं दिया गया था। एंड कई लोग तो सिर्फ और सिर्फ इसमें डूबने के साथ साथ और शिप के टूटने के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ अगर पानी के ऊपर आ भी गए, फिर भी उन्हें दिक्कत इस बात की आ रही थी कि पानी का टेम्परेचर इतना ठंडा था कि वहीं पर हाइपोथर्मिया जैसी प्रॉब्लम्स की वजह से लोग मारे गए। सिर्फ और सिर्फ लगभग 710 लोग बचे। एंड सबसे कमाल की बात बताऊं, इसमें सबसे ज़्यादा सर्वाइवर्स सिर्फ और सिर्फ 1st क्लास के थे। जी हाँ, वही लोग जिन्होंने शिप में आने के लिए सबसे ज़्यादा पैसे दिए थे। इस ट्रेजेडी के बाद इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉज बदले गए। हर शिप में लाइफ बोट मैंडेटरी हो गई, 24/7 रेडियो मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड हो गया और आइस पेट्रोल भी स्टार्ट हुई अटलांटिक ओशन में। मैंने इस टॉपिक पे पहले भी एक वीडियो बनाया था 2 साल पहले, लेकिन वो वर्जन जब मैं आज देखता हूँ तो मुझे लगता है इसमें मैं कुछ चीज़ें और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता था या फिर इस ओवरऑल वीडियो को मैं और बेटर बना सकता था। तो मैं आज इसका यही रीमेक लेके आया हूँ
और इस बार हमने सारी डिटेल्स को प्रॉपर रिसर्च के साथ अच्छे से प्रेजेंट किया है ताकि टाइटैन की कहानी सिर्फ एक कहानी ना लगे पर मैनकाइंड के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग लगे। टाइटैनिक एक शिप नहीं था, एक लेसन था कि कभी भी नेचर, इंजीनियरिंग और इंसान की ईगो के बीच अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए बैलेंस को। और अगर आपके मन में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। और अगर आपको कोई भी वीडियो का पार्ट बहुत अच्छा लगा हो या कोई भी पार्ट ऐसा लगा हो जहाँ पर आपको लगता है इसे और बेटर करा जा सकता था तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिले तो लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।